नमस्कार, मैं गौरव मल्होत्रा, अनुदेशक टर्नर, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ से। आज हम टर्नर व्यवसाय के सैद्धांतिक विषय में उपस्थित प्रसंग हैंड हेक्सा और पावर हेक्सा के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। हेक्सा एक कटिंग टूल है, इसे हम दस्ती आरी भी कहते हैं। समानता सबने लगभग हेक्सा का प्रयोग किया होता है। हेक्सा से हम किसी धातु को अपनी आवश्यकता अनुसार दो भागों में या जहां भी हम उसको काटना चाहें हेक्सा का प्रयोग करते हैं। साधारणतः हेक्सा में दो भाग होते हैं, एक को फ्रेम कहते हैं और एक को ब्लेड कहते हैं। हेक्सा की धातु हेक्सा जो होता है वो साधारणतः हाई कार्बन स्टील, टंगस्टन स्टील या हाई स्पीड स्टील का बना होता है। सभी कामों में हम ज़्यादातर जॉब को काटने के लिए हेक्सा का प्रयोग करते हैं। हेक्सा फ्रेम के भाग, जैसे कि आप यह हेक्सा देख रहे हैं, इसमें एक पहला पार्ट हैंडल होता है, दूसरा फ्रेम, तीसरा फिक्स स्लाइडिंग स्क्रू, फिक्स नट, पिन, ये सारे हमारे हेक्सा के भाग हैं। हेक्सा में हैंडल अपने अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई हैंडल स्ट्रेट होता है, कोई पिस्टल ग्रिप होता है। ये जो फ्रेम होता है ये लगभग 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ होता है। इसके एक साइड हमारा जो ये नट लगा है इसको बोलते हैं हम लोग फिक्स स्क्रू, ये अपनी जगह पे स्थिर रहता है। दूसरा जो हमारा स्क्रू है ये विंग नट की सहायता से आगे पीछे स्लाइड करता है। इन दोनों के पास में दो पिनें लगी होती हैं, एक ये पिन है और एक ये पिन है। इन दोनों पिनों को हम प्रॉन्ग पिन भी कहते हैं। इन्हीं पिनों के बीच में हम ब्लेड को बांधकर किसी जॉब की हेक्साइंग करते हैं। तो हेक्सा के मुख्य भागों में हैंडल, फ्रेम, फिक्स स्क्रू, स्लाइडिंग स्क्रू, विंग नट और पिनें आती हैं। हेक्सा फ्रेम के प्रकार। हेक्सा फ्रेम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि ये पहला हेक्सा फ्रेम आप देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में भी आप देखिए, ये हेक्सा फ्रेम है। ये आपका सॉलिड हेक्सा फ्रेम है, इसको हम बोलते हैं ठोस हेक्सा फ्रेम। ये लोहे की पत्ती को समकोण पे मोड़ के बनाया गया। इधर देखिए ये समकोण मुड़ा, एक इधर समकोण मुड़ा। इसमें ज़्यादातर लकड़ी का हैंडल या प्लास्टिक का हैंडल लगता है। इसको हैंडल को टाइट करने के लिए यहाँ पर एक फेरूल लगाया जाता है। इस हैंडल के बीच में ये हिस्सा ये ब्लेड होता है। हेक्सा फ्रेम यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका हेक्सा फ्रेम है। ये जो नट लगा है ये आपका विंग नट है। इन दो पिनों के बीच में आपका ये ब्लेड रुका हुआ है। इसमें ये भी जो होता है हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्ट्रेट हैंडेड सॉलिड फ्रेम और दूसरा होता है पिस्टल ग्रिप। जैसे कि एक मैंने आपको दिखा दिया, ये स्ट्रेट हैंडल वाला है और दूसरा ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये है हमारा पिस्टल ग्रिप। इसकी ग्रिप पिस्टल आकार की होती है, इसलिए इसका नाम होता है पिस्टल ग्रिप। ये पकड़ने में ज़्यादा आसान होता है, इसलिए इसका नाम पिस्टल ग्रिप। दूसरा होता है हमारा एडजस्टेबल फ्रेम। ब्लेड के साइज को हम हेक्सा फ्रेम में सॉलिड जो आपका हेक्सा फ्रेम पढ़ा था हमने, उसमें एक ही प्रकार के ब्लेडों का प्रयोग किया जाता है। पर एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम में हम फ्रेम में लगी हुई पिन को आगे पीछे करके हम एक से अधिक साइज के ब्लेडों को इसमें आसानी से फिट कर सकते हैं। इसमें ये देखिए जैसे पिन लगी हुई है, इस पिन को अगर मैं निकाल देता हूँ, पिन निकालने के बाद ये फ्रेम छोटा और बड़ा दोनों दिशा में लग सकता है। जैसे मैंने अब छोटा कर दिया और इसको पिन को लगा दिया, तो इसके बीच में अब कम साइज का ब्लेड भी आसानी से लग जाएगा। यदि हमको बड़ा ब्लेड लगाना है तो हम इस पिन को निकाल के इसको अगले खांचे में अगर सेट कर देते हैं तो ये हमारा बड़ा ब्लेड भी इसमें आसानी से सेट हो जाएगा। तो ऐसे हेक्सा फ्रेम जिसमें एक से अधिक साइज के ब्लेड लग जाते हैं, इसको हम एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम कहते हैं। ये भी 3 प्रकार का आता है। सबसे पहला होता है स्ट्रेट हैंडल एडजस्टेबल फ्रेम। दूसरा जो मेरे हाथ में है ये है ट्यूबुलर वाला, इसका पाइप है, इसे हम बोलते हैं ट्यूबुलर टाइप हेक्सा फ्रेम। और तीसरा वाला ये होता है हमारा इस टाइप का जो पहले चलता था। इसमें आप इसको आप सेट करेंगे इस तरीके से, इसको अलग करेंगे, ये यहाँ से 2 हिस्सों में ये भी अलग अलग बढ़ जाता है। इसमें आप 2 प्रकार के ब्लेडों को आसानी से पकड़ सकते हैं। तीसरा आता है आपका डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। कभी कभी जब हमको जॉब के अंदर ज़्यादा गहराई में काटना होता है
तो हेक्सा का हमारा फ्रेम जो है वो फंस जाता है। तो ज़्यादा गहराई में काटने के लिए हमको जो हेक्सा फ्रेम की ज़रूरत पड़ती है उसका नाम होता है डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। इससे हम किसी जॉब को ज़्यादा गहराई में काट सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ये वाला हेक्सा फ्रेम है, इसके फ्रेम और ब्लेड के बीच में गैप ज़्यादा है, इसलिए ये जॉब की ज़्यादा गहराई तक आसानी से काट देगा। तो इस हेक्सा फ्रेम को हम बोलेंगे डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। तो हेक्सा फ्रेम 3 प्रकार के हो गए, सॉलिड हेक्सा फ्रेम, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम और डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। हेक्सा फ्रेम में लगने के लिए जो ब्लेड यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं हेक्सा ब्लेड। ये लो एलॉय स्टील का या हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है। ये स्टैंडर्ड लंबाई में 200 से 300 mm के बीच में होता है। ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा ऑल हार्ड ब्लेड। ये ब्लेड पूरा हार्ड होता है, आगे से पीछे तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वो ब्लेड पूरा हार्ड होता है। ये इन दोनों पिनों में, इन दोनों जगहों में आप हेक्सा फ्रेम की पिन लगाते हैं और इस ब्लेड को आप पकड़ते हैं। ये पूरा अगर हार्ड है तो वो कहलाएगा ऑल हार्ड ब्लेड। ये टूल स्टील पर आपका या हाई कार्बन स्टील पर जो आपको काटने में प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये पूरा हार्ड होने की वजह से यदि इसको आपने कहीं भी ज़रा सा भी झटका लगा, ये मुड़ गया तो ये टूट जाता है। साधारणतः वर्कशॉप में हम लोग यूज़ करते हैं फ्लेक्सिबल ब्लेड। फ्लेक्सिबल ब्लेड का हिस्सा इसका जो होता है वो हार्ड होता है और बाकी हिस्सा इसका फ्लेक्सिबल होता है। इस कारण ये कहीं भी मोड़ पर या कहीं भी खांचे में काट करते वक्त जल्दी टूटता नहीं है। तीसरा हमारा ब्लेड होता है स्प्रिंग बैक और फ्लेक्सिबल सेंटर। ये ऑल हार्ड ब्लेड और फ्लेक्सिबल ब्लेड के बीच का होता है। तो ब्लेड मुख्यतः ऑल हार्ड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और बीच में स्प्रिंग फ्लेक्सिबल वाले होते हैं। हेक्सा ब्लेडों की दांतों की पिच। हेक्सा ब्लेड जब यूज़ किया जाता है तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जो जॉब काटा जा रहा है कम से कम 3 से 4 ब्लेड के दांते उसको टच करने चाहिए। यदि इससे कम ब्लेड के दांते टच करेंगे तो आपका जो हेक्सा काम करेगा तो ब्लेड आपका टूट सकता है। तो हेक्सा ब्लेड की पिच का विशेष ध्यान रखा जाता है। ये मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, रफ या कोर्स, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन। पिचों का तात्पर्य यही होता है कि 10 mm में कितने दांते उसके आ रहे हैं, वो उसकी पिच कहलाते हैं। रफ वाले की बात करते हैं, इस ब्लेड में 10 mm में 8 दांते कटे होते हैं। साधारणतः कार्यों में हम इसी का प्रयोग करते हैं। माइल्ड स्टील जैसे जॉबों को काटने में हम रफ या कोर्स पिच का ब्लेड यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है मीडियम का। इसमें 10 में से आपके 10 दांते कटे होते हैं। ये कास्ट आयरन, हार्ड स्टील या टूल स्टील जैसे कठोर धातु को काटने में हम मीडियम पिच के ब्लेड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है फाइन पिच। इसमें 10 में से 14 दांते कटे होते हैं और इसका प्रयोग कठोर एंगल या पाइप एंगलों को काटने में किया जाता है। और आखिरी में आता है आपका वेरी फाइन पिच ब्लेड। इसमें 10 mm में 18 दांते कटे होते हैं। पतली सीट, पतले पाइप, कठोर आपकी स्टील है, इन सब को काटने में हम वेरी फाइन पिच का ब्लेड करते हैं। तो रफ में 10 में 8, मीडियम में 10 में 10 हो गए आपके, और आपके फाइन में 10 में 14 और इसमें 10 में 18 दांतों का प्रयोग पिचों का किया जाता है। दांतों की सेटिंग। जब हम हेक्सा ब्लेड में ब्लेड को लगाते हैं, दिखने में ब्लेड हमेशा ऐसा लगेगा कि इसके दांत सीधे हैं, लेकिन ब्लेड के दांत कुछ दाएं या कुछ बाएं घूमे होते हैं। इसी को हम बोलते हैं दांतों की सेटिंग। यदि हम ब्लेडों के दांतों को अगर दाएं और बाएं सेट नहीं करेंगे तो जब ब्लेड खांचे में जाएगा तो अंदर जैसे जैसे जॉब में जाता जाएगा वो फंसेगा। इसलिए जो ब्लेड के दांते होते हैं वो हमेशा थोड़े से दाएं और थोड़े बाएं घूमे होते हैं। इसी को हम साधारण भाषा में दांतों की सेटिंग करते हैं। इसको करने से जब हम किसी खांचे में जॉब को काट रहे होते हैं तो ब्लेड के दाएं और बाएं थोड़ा सा क्लियरेंस आता है और ब्लेड अंदर जाते वक्त फंसता नहीं है। तो ये दांतों की सेटिंग कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है रेगुलर अल्टरनेट, नंबर 2 डबल अल्टरनेट, तीसरी होती है जिग जैग।
सिंगल अल्टरनेट में क्या होता है, ये सिंगल अल्टरनेट वाली आपकी सेटिंग है। इसमें एक दाता देखिए दाएं, एक दाता बाएं, फिर एक दाता दाएं, फिर एक दाता बाएं, और पांचवा दाता सीधा होता है चिप्स निकालने के लिए। तो सिंगल अल्टरनेट विधि में एक दाता दाएं होगा इस टाइप से, एक दाता दाएं, एक दाता बाएं, फिर एक दाता दाएं, फिर एक दाता बाएं, और पांचवा दाता आपका सीधा होगा। इसे बोलेंगे हम रेगुलर अल्टरनेट सेटिंग। ये कोर्स पिच के जो आपने ब्लेड पढ़े थे उसमें ये सेटिंग रखी जाती है। दूसरा है हमारा डबल अल्टरनेट सेटिंग। डबल अल्टरनेट सेटिंग में दो दाते लगातार दाएं, फिर दो दाते लगातार बाएं, और उसके बाद पांचवा दाता सीधा रहता है। इसे कहते हैं डबल अल्टरनेट विधि। इसमें देखिए एक दाएं एक बाएं था सिंगल अल्टरनेट में। डबल अल्टरनेट में दो दाते एक तरफ दाएं, फिर दो बाएं, और पांचवा आपका सीधा रहता है चिप्स को निकालने में। इस विधि से जब किसी खांचे में ये चलेगा, मान लीजिए काम करेगा, तो इतना चौड़ा खांचा ये काटेगा, ब्लेड की मोटाई से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा खांचा काटेगा। तो जब किसी जॉब में आप इस तरह से हेक्सा ब्लेड को चलाएंगे तो ब्लेड आपका कभी भी फंसेगा नहीं। तीसरा होता है आपका जिगजैग सेटिंग। इसमें कुछ दाते दाएं, कुछ दाते दाएं कर दिए, फिर कुछ दाते बाएं, फिर कुछ दाते दाएं, कुछ दाते बाएं, एक तरीके से जिग जैग टाइप से बनाया जाता है, इसीलिए इसका नाम है जिग जैग सेटिंग। ये फाइन में और वेरी फाइन पिच के ब्लेडों में रखी जाती है। तो सिंगल अल्टरनेट कोर्स पिच में, डबल अल्टरनेट मीडियम पिच में, और जिग जैग वाली आपकी फाइन में और वेरी फाइन में रखी जाती है। दांतों की सेटिंग सही रखने से जब भी हम किसी दांत को काटते हैं तो ब्लेड काम करते वक्त चिप्स भी, जो उसका बुरादा है, चिप्स हैं, वो भी बाहर आसानी से निकल जाते हैं, और जो कूलेंट हम डालते हैं वो भी उस कटिंग एरिया में आसानी से पहुंच जाता है। हेक्साइंग करने की विधि। हम जब हेक्सा चलाते हैं, यदि हम जरा सा भी ध्यान नहीं करेंगे तो जॉब टेढ़ा कटेगा, जॉब खराब हो सकता है, ब्लेड बार बार टूटेगा। तो हेक्साइंग करते वक्त हमें किन किन नियमों की जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले धातु के अनुसार हमें ब्लेड का चुनाव करना चाहिए। मतलब अगर हम कोई पतला पाइप काट रहे हैं या खोखला पाइप काट रहे हैं, उसका सेक्शन एरिया कम है, तो हम वहाँ पर वेरी फाइन या फाइन पिच ब्लेड का यूज़ करेंगे। और वहीं कहीं हम मोटी धातु काट रहे हैं, हार्ड धातु काट रहे हैं, तो वहाँ पर हम कोर्स पिच का या मीडियम पिच का ब्लेड प्रयोग करेंगे। हेक्सा फ्रेम में ब्लेड इस प्रकार फिट होना चाहिए कि दांतों का झुकाव विंग नट की तरफ होना चाहिए। ये जैसे हमारे पास हेक्सा है, विंग नट इधर लगा आगे की ओर, दांतों का झुकाव हमेशा आगे की ओर होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको चलाते हैं तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में हमारे जॉब कटता है और रिटर्न स्ट्रोक में जॉब नहीं कटता है। तो जो फॉरवर्ड स्ट्रोक में अगर हमको जॉब को काटना है तो हमको दांतों की सेटिंग आगे की ओर रखनी पड़ेगी। तो विंग नट की तरफ या आगे की ओर हमेशा हमें दांत बांधने चाहिए, तभी हम फॉरवर्ड स्ट्रोक में उसको काट पाएंगे और रिटर्न स्ट्रोक में जॉब नहीं कटता है। जहाँ से जॉब काटना है वहाँ पे मार्किंग कर लेनी चाहिए। ज़्यादातर होता है हम नापने के बाद अंदाजे से जब मार्किंग काटना शुरू कर देते हैं और एक बार भी ज़रा सा गलत कट गया तो वो जॉब पर निशान आ जाता है। तो जॉब पर काटते समय यदि हम मार्किंग करके रखेंगे तो हेक्सा हमारा जब वहाँ पे हम धीमे धीमे चलाएंगे तो बिल्कुल सही जगह से हमारा जॉब कटेगा और जॉब खराब नहीं होगा। जॉब को इस प्रकार से वाइस से बांधना चाहिए कि मार्किंग रेखा साफ साफ दिखे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जॉब को जब वाइस में बांधा तो मार्किंग वाला हिस्सा जॉब के वाइस के अंदर चला गया, वाइस के जबड़ों के बीच में आ गया। वो हिस्सा वाइस के जस्ट बगल में, जबड़ों के बगल में होना चाहिए कि आसानी से आपको दिखाई भी दे और आप आसानी से उसको काट भी सकें। जॉब ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं बांधना चाहिए, अर्थात जब हम वाइस में जॉब को बांधते हैं, जैसे इस फिगर में जॉब बंधा हुआ है, तो वाइस से जॉब जो है वो 6 mm से ज़्यादा ऊपर निकला नहीं होना चाहिए। यदि 6 mm से ज़्यादा जॉब ऊपर निकला होगा, एक तो आपका जॉब सीधा नहीं कटेगा, दूसरा आवाज़ बहुत करेगा। तो यदि आप वाइस पर जॉब को बांध के काट रहे हैं तो वाइस की कटिंग, वाइस पर जो जॉब बंधा होगा वो 6 mm से ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। जॉब पर कटिंग करते समय ब्लेड के कम से कम ब्लेड के 3 दांते टच करने चाहिए। 3 दांते टच करने का मतलब अभी हमने आपको पिच बताई थी कि कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन।
तो जैसा जॉब है, अगर आप पतला जॉब या खोखला जॉब काट रहे हैं तो आप पिच के हिसाब से कोर्स और मीडियम छोड़ के फाइन और वेरी फाइन लेंगे, और मोटी धातु काट रहे हैं, हार्ड धातु काट रहे हैं तो आप कोर्स और मीडियम का ब्लेड लेंगे। हेक्साइंग करते समय दबाव हमेशा आगे की ओर। अभी मैंने बताया कि विंग नट की तरफ आपके ब्लेड के दांते होते हैं, और जब आगे काटेंगे तभी जॉब कटेगा, तो दबाव भी हमको आगे ही देना है। यदि हम पीछे दबाव देंगे तो कटिंग कुछ नहीं होगी और कोई भी जो है जॉब पर असर नहीं पड़ेगा। इसलिए हमेशा फॉरवर्ड स्ट्रोक में आगे की ओर हमको अपने हाथों का दबाव देना चाहिए। किसी भी धातु को काटें कूलेंट का प्रयोग करते रहना चाहिए, क्योंकि कूलेंट डालने से उस छोटे जो पतला सा खांचा कट रहा होता है वहाँ से बुरादे के रूप में चिप्स भी आपके निकल जाते हैं, और ब्लेड के दांते भी जल्दी आपके ख़राब नहीं होते हैं, और आसानी से आपका जॉब कटता चला जाता है। कटिंग करते समय हाथ को सीधा रखना चाहिए। यदि आप हाथ टेढ़ा करेंगे और ब्लेड अंदर खांचे में पहुंच चुका होगा तो आपके हाथ को टेढ़ा करते ही ब्लेड उस खांचे में फंस जाएगा और टूट जाएगा। इसलिए हेक्साइंग करते समय कोशिश करें कि सीधे खड़े हो और सही से आप हेक्सा को मूवमेंट कराएं। ब्लेड में पूरे में दांते होते हैं। अगर आपका 300 mm का ब्लेड है या 200 mm का ब्लेड है तो पूरे ब्लेड में आगे से पीछे तक एक पिन होल से दूसरे पिन होल तक दांते होते हैं, तो हमको ब्लेड को पूरा चलाना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, ब्लेड को कम चलाते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। ब्लेड को हमेशा पूरा चलाना चाहिए। फॉरवर्ड स्ट्रोक में आप पूरा ले जाएंगे तो जॉब आसानी से यहाँ तक पूरे दांते हैं, तो जब आप फॉरवर्ड स्ट्रोक में चलाइए तो ब्लेड को पूरा जॉब पे चलाइए। जब पूरा जॉब पे चला देंगे तो पूरे ब्लेड का यूज़ होगा और जल्दी कटिंग होगी। ब्लेड को ज़्यादा गति में नहीं चलाना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि तेज़ चलाएंगे तो जल्दी कटेगा। तेज़ चलाने से जल्दी नहीं कटता है और ब्लेड आपका टूट जाएगा। तो ब्लेड को काटने का समय देना चाहिए। सही समय से सही फॉरवर्ड स्ट्रोक में दबा के काटेंगे और पूरे ब्लेड को चलाएंगे तो अपने आप जॉब जल्दी कट जाएगा। ब्लेड यदि बीच में टूट जाए तो पुराने खांचे में नया ब्लेड नहीं लगाना चाहिए। इसका कारण क्या है कि जब आप पुराना हेक्सा से काट रहे हैं तो उसका जो गैप होता है वो धीरे धीरे ब्लेड घिसने से कम हो जाता है, और जो नया ब्लेड होता है वो होता है मोटा। तो जब उसको उस खांचे में आप डालने का प्रयास करेंगे तो वो एक तो जाएगा नहीं, और यदि किसी वजह से आपने ज़बरदस्ती उसके अंदर डाल भी दिया तो वो वहाँ पे जाकर टूट जाएगा। तो पुराना अगर ब्लेड से आप कोई जॉब काट रहे हैं और बहुत ज़्यादा काटने के बाद आपका ब्लेड टूट गया है तो उस पुराने खांचे में नया ब्लेड प्रयोग करने से भी हेक्साइंग आपकी नहीं हो पाएगी। ब्लेड टूटने के कारण किस किस कारणों से ब्लेड टूटता है। यदि ब्लेड आपका सही से टाइट नहीं है, टाइट करने के लिए इसमें एक विंग नट लगा होता है। हमको जब लगता है कि हमारा ब्लेड ढीला है तो हम विंग नट को घुमा के इसको टाइट करते हैं। इस तरह से घुमाएंगे आप तो ये टाइट होता जाएगा। ब्लेड की टाइटनेस को आप इस तरीके से आवाज़ करके भी आसानी से चेक कर सकते हैं। जॉब को भी ढीला ना बांधें। यदि आपका जॉब ढीला है और अब हेक्साइंग कर रहे हैं तो जॉब खुलेगा तो जॉब के खांचे में अगर ब्लेड आपका उस समय फंसा होगा तो वहाँ पर भी ब्लेड आपका टूट जाएगा। लापरवाही से भी ब्लेड टूटता है। लोग काम करते वक्त ध्यान नहीं देते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं लगातार काम करते वक्त, और ब्लेड आपका खांचे में फंसा होता है तो ब्लेड आपका टूट सकता है। ज़्यादा गति में चलाने पर, अगर आप ब्लेड को ज़्यादा गति में चलाएंगे तो भी ब्लेड आपका टूट सकता है। पिच के अनुसार न लेना। यदि आपने खोखले पाइप में या पतले मटेरियल में आपने कोर्स पिच का ब्लेड उठा लिया, उसके 3 से कम दांते टच कर रहे हैं तो ब्लेड काम नहीं करेगा और ब्लेड आपका वहाँ पर टूट जाएगा। कूलेंट का प्रयोग ना करना। यदि आप वहाँ पे कोई कूलेंट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कटिंग करने से गर्मी उत्पन्न होगी और ब्लेड घिसेगा। घिसने की वजह से क्या होगा, जब उसके दांते जल्दी ख़राब हो जाएंगे और ब्लेड आपका टूट जाएगा। सीधा ना चलाने से, कुछ लोग ब्लेड को सीधा नहीं चलाते हैं, जल्दी चलाने चक्कर में हाथ टेढ़ा करने लगते हैं और ब्लेड उसकी वजह से भी टूट जाता है। ब्लेड पे बहुत से लोग सोचते हैं जितना ज़्यादा हम दबा के चलाएंगे ब्लेड उतना जल्दी काटेगा, पर ऐसा होता नहीं है। ब्लेड अपनी कटिंग अपने हिसाब से करता है। यदि आप ज़्यादा दबाव देंगे तो ब्लेड पर प्रेशर पड़ेगा, और ब्लेड बहुत टाइट होता है आपके हेक्सा फ्रेम में, ज़रा सा भी ज़्यादा दबाने पर ब्लेड वहाँ से टूट जाता है। ब्लेड की पिच के अनुसार काम ना होना, मतलब अगर आपका जॉब पतला है, आपने मोटा ब्लेड की पिच का यूज़ कर लिया तो उस पर झटके लगेंगे और वो टूट जाएगा।
इस फिगर में जैसे समझाया गया है कि ब्लेड देखिए यहाँ पे सीधा चलाया जा रहा है, यहाँ पे तिरछा चलाने की कोशिश की जा रही, तो ये रॉन्ग है। ब्लेड हमेशा पूरे जॉब पे चलाने का प्रयास करना चाहिए। इस वाले सेक्शन में देखिए जॉब पर ब्लेड जैसा एंगल है जॉब का उसी हिसाब से ब्लेड चलाया जा रहा है, और यहाँ पे एंगल जॉब का इस तरफ है और ब्लेड को इस तरफ चलाया जा रहा है, तो ये ब्लेड बहुत जल्दी टूट जाएगा आपका। इस वाले जॉब में देखिए जिस हिसाब से जब जॉब का एंगल है उसी हिसाब से आपके ब्लेड को मूवमेंट दिया जाएगा। यदि आप जॉब को ऐसे बांधे हैं और आप ब्लेड ऐसे चलाएंगे तो कटिंग होगी नहीं और ब्लेड आपका टूट जाएगा। मोटे जॉबों को और भारी जॉबों को काटने के लिए हम ज़्यादातर हाथ से नहीं काट पाते हैं, और हाथ से काटने में दिक्कत क्या आती है कि मोटे जॉब और भारी जॉब को जब हम हाथ से काटते हैं तो वो काटते काटते बहुत समय लगता है और वेस्ट होता है। तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए हर कार्यशाला में, हर फैक्ट्री में पावर सा मशीनों का प्रयोग किया जाता है। ये पावर सा मशीन मोटे जॉबों को बहुत ही आसानी से काट देती है और समय बचाती है। प्रोडक्शन में इसका बहुत उपयोग हर कार्यशाला में किया जाता है। ये मुख्यतः हमारी 4 प्रकार की होती है: रेसिप्रोकेटिंग पावर सा मशीन, फ्लेक्सिबल ब्लेड पावर सा मशीन, सर्कुलर पावर सा मशीन और कंटूर सा पावर सा मशीन। इन चारों में जो पहली आपकी रेसिप्रोकेटिंग पावर सा मशीन है, यह साधारणतः हर वर्कशॉप में मोटे जॉबों को, सरिया को, एंगलों को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा बहुत से काम आसानी से किए जाते हैं। सबसे पहले आज हम रेसिप्रोकेटिंग पावर सा मशीन के बारे में जानेंगे। ये मशीन वर्कशॉप में एक जगह फिक्स करके लगाई जाती है। इसका बेस बहुत भारी होता है, इसमें ब्लेड बांधा जाता है। इसका फ्रेम बहुत ही डीप कटिंग का होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में जॉब को आसानी से काट लेती है। जॉब को पकड़ने के लिए इसमें वाइस बंधी होती है। ये हाइड्रोलिक और मैकेनिकल दोनों पावर से चलती है। इसमें क्रैंक शाफ्ट लगी होती है, जिसकी वजह से इसका ये जो फ्रेम है ये जॉब पर आगे पीछे कटिंग का काम करता है। कुछ मशीनों में फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग होती है, कुछ में बैकवर्ड स्ट्रोक में कटिंग होती है। ज़्यादातर पावर सा जो रेसिप्रोकेटिंग पावर सा मशीनें होती हैं इसमें बैकवर्ड में कटिंग ये करता है। जैसे पहले क्रैंक शाफ्ट चलती थी, ये उसी तरीके से आगे पीछे करके चलता है। तो जब वापस जाता है तो उठ के जाता है, और जब नीचे वापस आता है बैकवर्ड में तो कटिंग करता है। फॉरवर्ड में उठ के जाएगा और बैकवर्ड में ये कटिंग करता है। इसके द्वारा आप प्रोडक्शन में इसका बहुत प्रयोग करते हैं हम लोग। ये आगे पीछे सब दिशा में चलता है। ये हाइड्रोलिक और मैनुअल दोनों प्रकार से काम आपका करता है। दूसरा है आपका फ्लेक्सिबल ब्लेड पावर सा मशीन। इस वाले में दिक्कत इसलिए नहीं होती कि इसका जो ब्लेड होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। ये आरा मशीन की तरह पूरा ब्लेड पूरी लाइन में कटिंग करता है। इसमें आप जो आपको किसी भी दिशा में, किसी भी एंगल पे आसानी से काट सकते हैं। इसमें लगातार कटिंग होती है। जैसे अभी आपने रेसिप्रोकेटिंग जाना था, उसमें फॉरवर्ड में नहीं काटता, बैकवर्ड में काटता है। किसी में फॉरवर्ड काटेगा तो बैकवर्ड में नहीं काटेगा। इसमें स्ट्रोक सिस्टम नहीं होता है, इसमें लगातार कटिंग होती है। इसमें जॉब को क्लेम करने की सुविधा बहुत आसान होती है और ये नॉर्मल पावर सा की अपेक्षा अधिक लाभदायक होता है। अगला आता है सर्कुलर पावर सा मशीन। जिस जॉब का क्रॉस सेक्शन बड़ा होता है वहाँ पर हम सर्कुलर पावर सा मशीन का प्रयोग करते हैं। इसकी कटिंग करने में एंडलेस ब्लेड फिट किया जाता है, जिससे इस पर लगातार हमारी कटिंग होती रहती है। आखिरी आपकी है कंटूर सा पावर मशीन। इस मशीन में भी मेटल ब्लेड का प्रयोग किया जाता है और लगातार इसमें कटिंग होती। किसी प्रकार की प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे उत्तम मशीन है। इसका ये जो बेड होता है ये किसी भी दिशा में, किसी भी एंगल पे घूम जाता है। तो जब हमको एंगुलर कटिंग करनी होती है, किसी भी जॉब पर कोई एंगुलर कटिंग करनी होती है, तो हमारे लिए कंटूर सा पावर मशीन सबसे उपयोगी होती है। इसमें यदि ब्लेड टूट जाता है तो ब्लेड को दोबारा वेल्डिंग करके ज्वाइंट कर लेते हैं और ज्वाइंट पर ग्राइंडिंग करके उसको फिर से घिस के बराबर कर देते हैं, और ब्लेड दोबारा यूज़ हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा अच्छी मशीनों में कंटूर सा पावर मशीन आती है। पावर हेक्सा ब्लेड, ये ब्लेड साधारणतः ब्लेडों से बड़े होते हैं और पूरे के पूरे हार्ड होते हैं। ये हाई स्पीड स्टील के या टंगस्टन स्टील के बनाए जाते हैं
और ऑल हार्ड होते हैं। ज़्यादातर पावर सॉ में 25 mm में 4 से 14 दांत आपके होते हैं। ये 14 इंची और 12 इंची दो रेंज में ज़्यादातर मिलते हैं। ये 12 इंची का ब्लेड है और ये 14 इंची का ब्लेड है। ये दोनों पावर सॉ ब्लेड हैं। जहाँ पर इसका मशीन पे सेटिंग होती है वहाँ ये यूज़ होता है, वरना बड़े वाले पे ये वाला यूज़ होता है। साधारणतः कार्य के लिए 10 दांतों का ब्लेड प्रयोग करते हैं। कटिंग करते समय इसमें इस बात का ध्यान रखते हैं कम से कम 2 दांतें आपके टच करने चाहिए और कटिंग करते समय कूलेंट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लेड बहुत हार्ड होता है। यदि आपने ध्यान नहीं दिया और ज़रा सा भी ये ब्लेड कहीं फंस गया तो ये टूट सकता है। आज हमने इस प्रशिक्षण में हेक्सा फ्रेम के हेक्सा, हैंड हेक्सा और पावर हेक्सा का परिचय जाना। हेक्सा फ्रेम के भाग, हैंडल और स्लाइडिंग स्क्रू, फ्रेम, विंग नट, प्रॉन्ग पिने के बारे में जाना। हेक्सा फ्रेम के प्रकार जाने, सॉलिड हेक्सा फ्रेम, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम और आपका डीप कटिंग वाला हेक्सा फ्रेम। हेक्सा फ्रेम में यूज़ होने वाले ब्लेड के बारे में जाना। ऑल हार्ड ब्लेड होता है आपका, फ्लेक्सिबल ब्लेड होता है, उसके बारे में जाना। दांतों की सेटिंग, अल्टरनेट, सिंगल अल्टरनेट, डबल अल्टरनेट और जिगजैग, 3 प्रकार की आपने सेटिंग के बारे में जाना। कैसे कैसे हेक्साइंग करने से आपका जॉब आसानी से कट सकता है, इसके बारे में जानकारी मिली। किन कारणों को से वजह से ब्लेड टूटता है, इसके बारे में प्रशिक्षण प्राप्त किया। और भारी जाबों को, मोटे जाबों को काटने के लिए कौन कौन सी पावर सॉ मशीनें यूज़ होती हैं और उनमें कौन से ब्लेडों का प्रयोग होता है, इसके बारे में आज प्रशिक्षण प्रदान किया। ये सब मैंने निमी की टर्नर टेट की ई बुक से लिया है। आशा करता हूँ कि आज का प्रशिक्षण आपके भविष्य में मददगार होगा। धन्यवाद।